गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस पार्ट पोर्शन इज टीनिया सोडियम पार्ट 4। इस पोर्शन में हम टीनिया सोडियम के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से ये दो स्टेजेस में, दो होस्ट में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज रिलेटेड विद द टीनिया सोडियम। लाइफ हिस्ट्री अगर हम टीनिया सोडियम की देखते हैं तो इसमें कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की हम देखेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें occurs by the insertion of cirrus of the one proglotid into the vagina of the same proglotid। एक्चुअल में हर एक सेगमेंट जो है उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों पॉसिबल होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर एक ही सेगमेंट के दोनों सेक्स के बीच में कॉपुलेशन होता है तो हम इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल के दो सेगमेंट्स के बीच में अगर कॉपुलेशन होता है तो हम इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन टर्म देते हैं। एक्चुअल में एक होस्ट में एक ही टीनिया सोलियम प्रेजेंट रहता है, तो अगर एक ही टीनिया सोलियम होता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो कॉपुलेशन अकर बिटवीन द टू डिफरेंट सेगमेंट। Formation of egg capsule. Just after fertilization, the zygote gets surrounded by the yolk in the ootype received from the vitelline glands through the vitelline duct। तो यहाँ पे क्या होता है, विटेलाइन डक्ट जो होती है उस विटेलाइन ग्लैंड से योग का योग सिंथेसिस होता है और योग डक्ट के थ्रू जो होता है ये जायगोट के पास में पहुंचता है। द जायगोट एंड द योग देन बिकम एनक्लोज्ड विद इन अ शेल ऑफ कोरियोनिक मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द योग मटीरियल। तो जैसे ही जायगोट और योग नरिशमेंट जब उसका होता है तो उसके चारों तरफ एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है और इससे जो होती है एक जो जाइगोट बनता है उसके पास में उसका नरिशमेंट भी वो एनक्लोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैप्सूल विच पासेस इनटू द यूटेरस। द सिक्रेशन ऑफ द मैलीज ग्लैंड फैसिलिटेट द पासेज ऑफ कैप्सूल इन द यूटेरस। तो ये यूटेरस में जो पासेज होता है इसके लिए मैलीज ग्लैंड जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैलीज ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो इसके चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। However, the gravid proglotid gets separated from the strobila and passes out with the faces of the host। और यहाँ से फिर ये क्या होता है, फर्दर इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे सेपरेट होती हैं प्रोग्लोटिड और फेसेस के थ्रू जो है ये बॉडी से बाहर निकलता है। डेवलपमेंट ऑफ टीनिया, इट स्टार्ट्स व्हेन द एग एंटर्स द यूटेरस। जैसे एग यूटेरस में एंटर करता है इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। द जाइगोट फर्स्ट डिवाइड अनइक्वली टू गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ मेगामियर्स एंड स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल्स। मेगामियर्स डिवाइड होती हैं a number of times to give rise several similar megameres। Similarly, the embryonic cell divide होती है repeatedly to give rise two type of the cells। तो इसमें जाइगोट से दो तरह की सेल्स बनती हैं, मेगामियर और एम्ब्रियोनिक सेल्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं ये मीजोमियर्स का फॉर्मेशन करती है और माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जाइगोट जो होता है वो अनइक्वली डिवाइड होता है, एक मेगामियर का फॉर्मेशन होता है, दूसरा स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल्स बनती है। और एम्ब्रियोनिक सेल से दो टाइप की सेल्स बनती है, मीजोमियर एंड माइक्रोमियर। तो इन टोटल तीन तरह की सेल्स हैं, मेगामियर, मीजोमियर एंड माइक्रोमियर। Hence from the zygote three type of cells जो होती हैं ये बनती हैं। These are megamer, medium size mesomer and smaller micromeres which are arranged in a characteristic sequence। In fact the small micromeres form an inner ball of the cells morula। तो ये जो micromeres होती हैं इनसे morula का formation होता है। The mesomeres are placed as an envelope around the morula। mesomer इसके चारों तरफ एक कवरिंग के फॉर्मेशन में प्रेजेंट रहती हैं, while the megameres जो होती हैं वो आउटर एनवेलप बनाती हैं अराउंड द mesomer। तो माइक्रोमियर से मोरुला का फॉर्मेशन होता है, मीजोमियर एंड मेगामियर उसके चारों तरफ कवरिंग का फॉर्मेशन करती हैं। मेगामियर्स फ्यूज होकर के आउटर एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन बनाती हैं जो कि फाइनली डिसअपियर हो जाता है और ये सब बेसिकली क्या होती है, उसके नरिशमेंट को प्रोवाइड कराती हैं। Inner cell mass of the morula forms an embryonic which develops 6 chitinous hooks at its posterior side। The hooks are secreted by some differentiated cells of the morula called oncoblast। This six hooked embryo is called hexacanth। इसके चारों तरफ क्या होता है, हुक्स का फॉर्मेशन होता है। 6 हुक्स होने की वजह से इसे हम हेक्साकेंथ कहते हैं। विच possess a pair of penetration gland and is surrounded by the 2 hexacanth membrane। तो ये क्या है, ये सारा डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के फॉर्म में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन। हेक्साकेंथ क्योंकि 6 हुक्स प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
एम्ब्रियोफोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑन्कोस्फीयर। तो ऑन्कोस्फीयर जो है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड विच पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी, होस्ट बॉडी कंटेन एम्ब्रियो इन द ऑन्कोस्फेरिक स्टेज। तो जो प्रोग्लोटेड बॉडी से बाहर निकलता है उसमें ऑन्कोस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन्कोस्फीयर्स में क्या होता है, एक बार हम वापस से रिपीट करेंगे। इसमें एग होता है, एग में 6 हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके चारों तरफ हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोफोर्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके योक सेल्स से बनता है, और उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है एग शेल या कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये सारा का सारा जो है ये क्या कहलाता है, आपका ऑन्कोस्फीयर स्टेज। ट्रांसमिशन टू द सेकेंडरी होस्ट, यहाँ से जो फेसेस से जो बाहर निकलता है तो फिर ये सेकेंडरी होस्ट जो इसका शीप होता है वहां तक ये कैसे पहुंचते हैं। द ग्रेविड प्रोग्लोटिड और समटाइम्स व्हेन दे डिसइंटीग्रेट द ओंकोस्फीयर्स आर ईटन अप बाय द पिग्स which with human faces due to their कॉप्रोफेगी हैबिट। तो चूंकि हमें पता है कि पिग्स की कॉप्रोफेगी हैबिट्स होती हैं, जो भी एक्सक्रीटा होती हैं ह्यूमंस के, उनको ये इनटेक करते हैं, तो उस वजह से ये पिग्स में पहुंच जाते हैं। आफ्टर रीचिंग इन द स्टमक ऑफ ए पिग, कैप्सूल्स जो होते हैं, जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पिग के होते हैं स्टमक में, उसमें सब वो डिसॉल्व हो जाते हैं। हाउएवर हेक्सागेंथ नाउ स्टार्ट्स बोरिंग थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, और यहाँ से ये इंटेस्टाइनल वॉल में पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड। तो पेनिट्रेशन ग्लैंड की वजह से इंटेस्टाइनल वॉल को वो भेदते हुए आगे की तरफ पहुंच जाते हैं, और जो हुक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये इंटेस्टाइनल वॉल में एंकर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। Thus, the hexacanth enters the blood vessels of the intestine and passes through the heart and finally comes to the striated muscles in any part of the body. तो यहाँ से क्या होता है, इंटेस्टाइन से ये हार्ट की तरफ पहुँचते हैं, हार्ट से फिर ये मसल्स में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जो हेक्साकेंथ होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, मसल्स में मिलेंगे, एंड दे यूजुअली सेटल इन द मसल्स ऑफ द टंग, नेक, हार्ट एंड शोल्डर्स। After reaching in the muscles, they lose their hooks, increase in the size and acquire a fluid-filled central cavity. Then they become encysted in a cuticular covering to become cysticercus or bladderworm larva. यहाँ पे जब ये हुक से अटैच हो जाते हैं, इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो इनका मसल्स में जब ये अटक जाते हैं, जब ये हुक्ड हो जाते हैं, तब इनका होता है साइज में ये बड़े होते हैं, और इनका जो शेप होता है वो ब्लैडर वर्म की तरह कहलाता है। इसलिए हम ब्लैडर वर्म जैसा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्म या सिस्टीसर्कस। तो सिस्टीसर्कस जो टीनिया लार्वा का होता है हम सिस्टीसर्कस सेल्यूलोजी भी कहते हैं। इसीलिए जो फ्लैश, अब जो पिग का फ्लैश होता है, जो पिग के फ्लैश को लेते हैं, जैसे हम कहते हैं पोक, तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो पोक जो इन्फेक्टेड पिग्स होती हैं उसे हम कहते हैं मीजिली पोक। द फ्लैश ऑफ द पिग और पोक containing these cysticercus appear spotted resembling something like that of the measles, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मीजिली पोक कहते हैं। तो मीजिली पोक कैसा होता है, इन्फेक्टेड पिग के फ्लैश को हम कहते हैं मीजिली पोक। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स प्रेजेंट है, मोरुला स्टेज है जिसके चारों तरफ शेल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एम्ब्रियोफोर प्रेजेंट है, विटलाइन सेल्स प्रेजेंट है। इसके बाद में आपको हेक्साकेंथ लार्वा नजर आ रहा है जिसमें एग शेल्स प्रेजेंट है, 6 हुक्स प्रेजेंट है और एम्ब्रियोफोर प्रेजेंट है। धीरे धीरे एम्ब्रियोफोर नरिशमेंट प्रोवाइड करने की वजह से डिसअपियर हो जाती हैं और एग शेल भी इसमें से हट जाती हैं। तो जो लार्वा बनता है उसमें 6 हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेक्साकेंथ लार्वा जो प्राइमरी इनका जो होस्ट होता है उसकी बॉडी से बाहर निकलती हैं, और जो कि पिग जो है उसकी कॉप्रोफेगी हैबिट होती है, उसकी वजह से वो उसके स्टमक में पहुंच जाते हैं। जब ये स्टमक में पहुंचते हैं तो सारी कवरिंग जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और इसमें जो साइज होता है वो बढ़ता है और धीरे धीरे एक मैच्योर टीनिया का शेप ले लेता है। सिस्टीसर्कस और ब्लैडरवर्म लार्वा, it is the larval stage of the Taenia solium, which has been formed by the transformation or modification of the hexacanth stage. It is the bladder-like sac filled with the clear watery fluid, having mostly blood plasma of the host. The wall of the bladder consists of an outer cuticular and inner mesenchyma layer. The thickened area investigate as a hollow knob. The investigated knob develop
suckers on its inner surface and hooks are developed at its bottom. Now this innervated knob is called proscolex. तो धीरे धीरे जब ये innervated होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, proscolex. Transmission of the primary host, तो जब मैन जब इन मिजली पोक को अपने फूड के रूप में लेता है तो यहाँ से सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो मैन में पहुंच जाते हैं और मैन के इंटेस्टाइन में ये स्कॉलेक्स के थ्रू वापस से अटैच हो जाते हैं. स्कॉलेक्स एंकर इटसेल्फ टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड द नेक proliferate a series of proglotid to form the strobila. It takes nearly 10 to 12 weeks to a proscolex to be converted into an adult. तो 10 से 12 वीक का समय लगता है जिसमें प्रोस्कोलेक्स कन्वर्ट होकर के एक एडल्ट टीनिया का फॉर्मेशन करता है. एंड द एडल्ट टीनिया दस फॉर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ग्रेविड प्रोग्लोटिड विद ऑन्कोस्फीयर विद इन 8 to 10 वीक्स. तो प्राइमरी होस्ट में जब टीनिया पहुंचता है तो वापस से अपना साइकिल शुरू करना और एक ऑन्कोस्फीयर को अपनी बॉडी से रिलीज करने में लगभग 8 से 10 वीक का समय लगता है. The life history of Taenia is not so complicated because it does not involve any asexual generation. तो इसमें जो दोनों ही स्टेज होती हैं वो सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है. एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं कि किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल रन करती है. एडल्ट टैप फॉर्म इन द ह्यूमन गट. यहाँ से फर्टिलाइज्ड एग जो है मेच्योर प्रोग्लोटिड के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं. इस प्रोग्लोटिड में एग कैप्सूल्स जो होती हैं उसमें प्रेजेंट रहती हैं. इसमें ऑन्कोस्फीयर लार्वा प्रेजेंट रहता है और यह ऑन्कोस्फीयर लार्वा ह्यूमन फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है. आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी विद फीसेस ऑन्कोस्फीयर लार्वा पिग की गट में पहुंच जाते हैं ड्यू टू इट्स कॉप्रोफेगी नेचर. हेक्सागिंथ लार्वा इसके गट में पहुंचते हैं, पिग की गट में पहुंचते हैं. यहाँ से इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के थ्रू ये पिग के हार्ट में पहुंचते हैं और हार्ट से फिर मसल्स में पहुंचते हैं. मसल्स में सिस्टी सर्कस लार्वा डेवलप होता है और यहाँ से जो पोक है वो कैसी होती है, जैसे मीजल्स के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, इसकी वजह से हम इसे मीजली पोक कहते हैं. और मीजली पोक जो है यहाँ से सिस्टी सर्कस लार्वा ह्यूमन बींग्स के गट में पहुंचती है जहाँ से वापस एक एडल्ट टैपवर्म का फॉर्मेशन होता है. ये पूरा साइकिल है जिसमें हमने पूरा स्टेज हम क्लियरली देख सकते हैं कि एडल्ट ह्यूमन जो मैन होता है उसकी बॉडी से प्रोग्लोटिड निकलता है जिसमें हेक्सागिंथ लार्वा प्रेजेंट होते हैं. यहाँ से ये हेक्सागिंथ लार्वा पिग में पहुंचते हैं, पिग की मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे कहते हैं मीजली पोक लार्वा. इफेक्ट क्या होता है पैरासाइट का होस्ट पे? टेनियसिस एक डिजीज होती है. इसके अलावा भूख नहीं लगना, वेट लूज होना और अल्सर्स हो जाते हैं, इनडाइजेशन, वॉमिटिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि टीनियसिस से रिलेटेड होते हैं. जो डिजीज होती है टीनिया सोलियम के इन्फेक्शन से उसे हम टीनियसिस कहते हैं इन ह्यूमन बीइंग. ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, यहाँ पे इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर जो है यहाँ पे इसको दिया जाता है. दिस इज बेसिकली द मेन. पैरासिटिक अडेप्टेशंस जो होते हैं इसमें अगर हम देखें तो बॉडी जो है इसमें कवरिंग होती है, इसके अलावा हुक्स होते हैं अटैचमेंट के लिए. आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं. इसके अलावा इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रिशन जो है इसमें बिल्कुल रिड्यूस होता है, सेंस ऑर्गन्स रिड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये कुछ अडेप्टेशंस होते हैं. इसके अलावा अगर हम टैपवर्म का देखते हैं तो टैपवर्म एक इंडिविजुअल में एक ही टैपवर्म प्रेजेंट होता है और नियरली 2500 ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं उसमें लगभग 30,000 to 40,000 oncosphere larvae present होते हैं. The simplicity of its life cycle lowers the chances of hazard it has to face in the transfer from man to pig and pig to man. तो ये एक जो है इनका थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, अदरवाइज लाइफ साइकिल थोड़ी इनकी सिंपल होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेनिया सोलियम. इसमें हमने इसके डेवलपमेंट को देखा, ट्रांसमिशन को देखा. इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कि अडेप्टेशंस क्या है इंटरनल पैरासाइट के. दूसरा इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, लार्वा के बारे में आपको अलग से पूछा जा सकता है, सिस्टी सर्कस लार्वा क्या है, हेक्सागिंथ लार्वा क्या है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. थैंक यू.